हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम एलिज़ाबेथन एज के बारे में पढ़ेंगे। एलिज़ाबेथन एज पे मैंने कई और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। उस स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो एलिज़ाबेथन एज 16th सेंचुरी के दूसरे भाग को, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी को एलिज़ाबेथन एज का नाम दिया गया है। इस एज में क्या था कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की क्वीन थी। 1558 को वो इंग्लैंड के राजगद्दी पे बैठी थी और 1603 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो 1558 टू 1603 का जो पीरियड है वो एलिज़ाबेथन एज कहलाता है। और एलिज़ाबेथन एज इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। इस एज को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, 16th सेंचुरी कहा जाता है, एज ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। इसी एज में एक से बढ़कर एक ड्रामाटिस्ट हुए, राइटर्स हुए। विलियम शेक्सपियर इसी एज को बिलोंग करते थे और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे बड़े बड़े राइटर्स ने इस एज में अपनी वर्क को लिखा, पब्लिश किया। और इसी एज में इंग्लैंड में जो रेनेसां था अपने फुल फ्लावरिंग में था, अपने चरम सीमा पे था। और इंग्लैंड दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हासिल कर पाया इसी एज में और अपनी दुनिया में पूरी कॉलोनीज़ बनाई इसने। इस एज में जो लोगों का जो माइंड था वो मिडिवलिज्म के मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त हुआ था। लोगों के मन में एक तरह से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आई थी। और जो पहले रिलीजियस परसिक्यूशन का, धार्मिक अत्याचारों का डर उनके मन में था, जो कि प्रीवियस एजेस में हुआ था, स्पेशली क्वीन मैरी के एज में बहुत ज़्यादा उनके पर अत्याचार हुए थे, वो सबको वो धीरे धीरे भूलने लगे थे। इस एज में उनको गरीबी से, भुखमरी से मुक्ति मिली थी। इस एज में सोशल और पॉलिटिकल, रिलीजियस सभी प्रकार की शांति थी। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का काल था ये। और आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में लोग अपना टाइम दे रहे थे, अपना समय दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही पीसफुल एज था ये। यह एज ग्रेट एडवेंचर का एज था। इंग्लैंड के लोग जगह जगह की यात्राएं कर रहे थे, नई नई खोजों को कर रहे थे, नई नई जगह जा रहे थे, आइलैंड की खोज कर रहे थे। इन सारी वजहों की वजह से इस एज को हम गोल्डन एज कहा जाता है। और इस एज में लोग क्रिएटिव एक्टिविटी करने को इंस्पायर्ड हो रहे थे। इस एज में चारों तरफ चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ से जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो एम्पायर की शुरुआत करे थे। इंग्लैंड में हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था इस समय, लिटरेचर के क्षेत्र में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में। और डेवलप होने के साथ साथ इंग्लैंड बहुत ही पावरफुल कंट्री बन रहा था। और इस एज में क्या था कि जो इंग्लैंड था, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो था वो उतना अधिक फ्रूटफुल नहीं था, उतना अधिक इम्पोर्टेंट नहीं था। और उस समय शुरुआत के जो कुछ साल थे उसमें जो राइटर्स थे वो चाउसर की ही नकल कर रहे थे और कोई इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें एक से बढ़कर एक लिटरेचर लिखे गए और इसी वजह से लिटरेचर के फील्ड में भी ये एज गोल्डन एज बन गया था। और ये जो एज था वो पीस और प्रॉस्पेरिटी का एज था, रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज़ेस का एज था। और इस एज में चारों तरफ शांति थी इंग्लैंड में और इंग्लैंड को ग्रेट कंट्री माना जा रहा था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का राज्य था। और इंग्लैंड ट्रेड में, कॉमर्स में, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा था। एक रिवोल्यूशन आ रहा था, एक क्रांति आ रही थी। और मोनास्ट्रीज जो थे, पहले के जो चर्च के जो मठ वगैरह थे, ये सब को डिसॉल्व कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या था कि भरपूर जो धन है, संपत्ति है, नेशनल वेल्थ है, वो इंग्लैंड को मिला हुआ था। और ये अपना इस वेल्थ को लोगों की भलाई में लगा रहे थे।
और इस समय ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इंग्लैंड बिजनेस में आगे बढ़ रहा था। ग्लासवेयर, पिलोज, कुशन्स, कारपेट का बिजनेस हो रहा था। जो वहाँ के लोग थे वो अनप्रेसिडेंटेड और ऐसा ऐसा लग्जरी और ऐसा सुख सुविधा कंफर्ट एंजॉय कर रहे थे जैसा उन्होंने कभी नहीं किया था। और इंग्लैंड ना सिर्फ अपने देश में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा था बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था इन प्रोडक्ट्स को। और फॉरेन ट्रेड में भी इंग्लैंड एकदम सेंटर हो गया था, केंद्र हो गया था यूरोप का। रिलीजन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा स्थिति था क्योंकि जो हमेशा हमेशा से जो चली आ रही जो कंट्रोवर्सी थी रोमन कैथोलिक और एंग्लिकनिज्म के बीच में, वो बहुत हद तक सेटल्ड हो गई थी। क्रिश्चियन धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, एक होता है रोमन कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट। और इनके बीच में हमेशा से स्ट्रगल चलते आता है। हमेशा कभी कोई किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का पलड़ा भारी होता है। तो इस एज में जो जो क्वीन थी एलिजाबेथ थी वो प्रोटेस्टेंट थी, तो उन्होंने सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखा था। प्रोटेस्टेंट होते हुए भी उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी थी और दोनों धर्म के संप्रदायों के अतिवादियों को चेक करके रखा था, कंट्रोल में करके रखा था। इसीलिए पीस एस्टैब्लिश्ड थी। और उन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी, उसकी हेड थी वो। इस एज में रिफॉर्मेशन आया था रिलीजियन में, धर्म के क्षेत्र में। और इंग्लैंड में मतलब स्पेशली रिफॉर्मेशन आया था। बाकी रिफॉर्मेशन की शुरुआत तो मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर जो जर्मनी के थे। और इस एज में हर तरह से शांति और स्थिरता थी। और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल भी इस एज में पब्लिश हुआ था जिसे सभी चर्च के लोगों ने माना था। तो इस तरह का ये युग था। इस एज में जो क्वीन एलिजाबेथ ने रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज़ को माना था। उन्होंने अपने फोर फादर्स से, अपने जो अपने ग्रैंड फादर्स थे उनके उनकी जो समझदारी है, उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, उसको विरासत में उन्हें मिला था। वो बहुत ही बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी क्वीन एलिजाबेथ। और अपनी इस सूझबूझ के चलते ही उन्होंने एक मध्यम मार्ग को बनाया, एक अपनाया और एक कॉम्प्रोमाइज़ को अपनाया। लोगों को उनके दुख दर्द से, उनके धार्मिक अत्याचार के जो विभत्स यादें थी उससे मुक्त कराया। और जो उनके मन में डर था, जो पहले के एज में क्या हुआ था, एज ऑफ रिवाइवल का एज था जो इसके पहले का एज। और इसके पहले जो क्वीन एलिजाबेथ के पहले क्वीन मैरी फर्स्ट जो थी वो इंग्लैंड की राजगद्दी पे आसीन थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और क्रूएल रानी थी वो। और वो कैथोलिक धर्म को बिलोंग करती थी। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट को मौत के घाट उतार दिया, उनको जिंदा जला दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा था ब्लडी मैरी। तो लोगों के मन में ये डर था कहीं ये जो क्वीन है वो भी इसी तरह की साबित ना हो। लेकिन जो एलिजाबेथ फर्स्ट ने पूरी तरह से इन धारणाओं को धराशायी कर दिया और वो बहुत ही अच्छी रानी साबित हुई। और उन्होंने लोगों के दुख दर्द पे मरहम का काम किया। इस तरह से ये ग्लोरियस एज था। और इस एज में इंग्लैंड में ऐसा नहीं था कि हर कुछ पॉजिटिव ही हो रहा हो। अभी भी अंदर से लड़ाइयाँ चल रही थी, धार्मिक स्ट्रगल हो रहे थे। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने किसी भी संप्रदाय के लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना कैथोलिक्स को ना प्रोटेस्टेंट को। और सबको कंट्रोल में रखा और धार्मिक सद्भाव और सहनशीलता को अपनाया, गोल्डन मीन को अपनाया। और जो इसके पहले के युग में इंग्लैंड का पोप के साथ जो 36 का आंकड़ा चलते आ रहा था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के जो फादर थे हेनरी एट्थ क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे, वो क्या थे, उनका पोप से नहीं बनती थी। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था पोप के साथ। हेनरी एट्थ एकदम विशिष्ट प्रकार के राजा थे, कहना चाहिए फिनोमिनल किंग थे वो। उनको बेटे की चाहत थी, इस वजह से वो उन्होंने 6 शादियां की और उन्होंने अपनी कई रानियों को मौत के घाट उतार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया देशद्रोह के आरोप में। तो उनकी जो एक फर्स्ट रानी थी कैथरीन ऑफ अरागन, जिसकी बेटी हुई मैरी फर्स्ट जिसकी बेटी थी, तो वो कैथरीन ऑफ अरागन को डाइवोर्स देना चाहते थे हेनरी एट्थ।
तो उन्होंने पोप से इजाज़त मांगी, तो पोप ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों डाइवर्स नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोप के जो आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया और इंग्लैंड में एक नया चर्च की स्थापना कर दी, एंग्लिकन चर्च की स्थापना कर दी। और उस चर्च के वो खुद हेड बन गए और वहाँ के जो आर्की बिशप थे, उनकी इजाज़त लेके वो उन्होंने कैथरीन ऑफ अरागन की, एक तरह से कहना चाहिए सर्वेंट, एन बोलेन से शादी कर ली। एन बोलेन की बेटी हुई एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट जब 2.5 साल की थी तब हेनरी एट्थ ने उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया, मरवा दिया, क्योंकि वो भी बेटा नहीं दे सकी थी इस वजह से। तो इस तरह से ये काल था। तो और इस काल के जो सारे जो बैड पॉइंट्स थे, गुड पॉइंट्स थे, सबको एलिजाबेथ ने अपने ध्यान में रखा था और उन्होंने जो एंग्लो कैथोलिक चर्च की जो स्थापना की थी और उन्होंने इंग्लिश बाइबल को अपनाया और कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों संप्रदायों के लोगों को गवर्नमेंट में रखा, बशर्ते कि वो इंग्लैंड के प्रति वफादार हों। और अतिवादियों को उन्होंने कंट्रोल में रखा। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड में शांति और सद्भाव का वातावरण पैदा हुआ और चारों तरफ इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी छा गई। ऐसा टाइम जब जर्मनी और फ्रांस युद्ध की आग में जल रहे थे और धार्मिक युद्ध हो रहे थे, इस युग में इंग्लैंड इन सब से दूर था और फल फूल रहा था। एंग्लिकनिज्म, कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट के बीच कॉम्प्रोमाइज़ था और इसी वजह से इस ये जो था इस ये जो एंग्लिकनिज्म था वो पूरे लोगों को स्वीकार्य था। पूरे चर्च के लोग इस संप्रदाय को स्वीकार किए हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक एक्रोनिम के जरिए इस बात को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पर्शिया एक्रोनिम है, पर्शिया, PERSIA, P for politics, E for economics, R for religion, S for society, I for intellectual influences, A for artistic trends। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, मीन्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कहना चाहिए रुपया पैसा के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस और लिटरेरी पर्सनालिटीज़ के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। हर क्षेत्र में क्रांति आ रही थी इंग्लैंड में। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ चैलेंजेस भी थे इंग्लैंड के पास। जैसे इस एज में कुछ चैलेंजेस में से एक था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का चैलेंज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है जीवन प्रत्याशा, किसी की उम्र कितनी तक हो, यह है जीवन प्रत्याशा। तो इस एज में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 40 ईयर्स, 40 साल। 40 साल तक लोग उम्मीद कर सकते थे ज़िंदा रहने की। तो ये बहुत ही कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एलिजाबेथन एज में और तरह तरह की बीमारियां होती थी। सैनिटरी कंडीशन और साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छे से नहीं थी और जो बच्चे थे वो उनका बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती थी। 40% बच्चे तो 15 ईयर्स के आते आते उनकी डेथ हो जाती थी। खुद विलियम शेक्सपियर का लड़का था हैमलेट, हैमलेट उनका लड़का था, उसकी 11 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस हैमलेट उनका जो बच्चा था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जो उनके प्ले में जो वो लिखते हैं हैमलेट। अब एक चैलेंज था, वो था पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान जो समाज था, इंग्लैंड का जो समाज था वो पुरुष प्रधान था, मेल डोमिनेंस था वहाँ पर। विमेन को अहमियत नहीं दी जाती थी, सिर्फ पुरुषों को अहमियत दी जाती थी। लड़कियों को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलती थी, अच्छी क्या मिलती ही नहीं थी। और हालांकि जो इसकी जो पूरे इंग्लैंड की हेड थी वो थी वुमन थी, खुद वुमन थी एलिजाबेथ। लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी हो और उनको जायदाद में भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था और इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह से बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अब इस वजह से लिटरेचर के फील्ड में भी कोई ज़्यादा महिलाओं के हम नाम नहीं सुनते इस एज में। और इनफैक्ट कोई भी नाम नहीं सुनते हम लिटरेचर के क्षेत्र में इस एज में, कह सकते हैं एलिजाबेथन एज में।
इंग्लैंड के गांव में से शहर के लोग जा रहे थे। ये भी एक प्रकार का मतलब कहना चाहिए चैलेंज था। तो माइग्रेशन का चैलेंज था इंग्लैंड में। और जैसे कि यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उसी तरह लंदन में लोग जा रहे थे। और लंदन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था। और इस तरह से कहना चाहिए कि इंग्लैंड भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। तो बाकी जो यूरोप के और देशों से जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट को बिलोंग करते थे जो लोग, वो इंग्लैंड में आके बस रहे थे। और इस समय इंग्लैंड दो भागों में हम बांट सकते हैं इंग्लैंड को। एक था साउथ एंड ईस्ट इंग्लैंड, और एक है नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। तो जो साउथ एंड ईस्ट इंग्लैंड का जो भाग था, काफ़ी एरिया उसका डेवलप्ड था, बहुत अच्छी धन संपत्ति थी, वेल्थ था, लिटरेचर भी आगे बढ़ रहा था इस क्षेत्र में। और इसके विपरीत जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ हर क्षेत्र में ये जो एरिया था पिछड़ा हुआ था। तो एक तरह से ब्लैक एंड वाइट वाली स्थिति थी, कहीं पर अंधेरा कहीं पर उजाला। और लंदन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था, भीड़ बढ़ रही थी, गंदगी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही थी, डिजीजेस आ रहे थे। और 1563 में ब्लैक डेथ आया था, ब्यूबैनिक प्लेग आया था। ये जो ब्लैक डेथ तो ऐसी चीज़ है जो इंग्लैंड को हमेशा हमेशा से परेशान करता रहा था। और ब्लैक डेथ एक प्रकार की बीमारी थी, प्लेग कहना चाहिए, जो रैट्स की वजह से, जो चूहों की वजह से फैलता था, और जिसमें इंसान का जो शरीर है मरने के बाद ब्लैक हो जाता था, इसलिए ब्लैक डेथ कहा जाता है। और एक तरह से बहुत बड़ा पैंडेमिक ये चलता था। चौसर के एज में भी ये पैंडेमिक फैला था। और जो एलिजाबेथन एज में तो ये बार बार लौट के आ रहा था, जिसकी वजह से थिएटर्स भी क्लोज हो जा रहे थे। जैसे यहाँ कोरोना का टाइम में क्या हो रहा था, लॉकडाउन लग रहा था ना, उसी तरह से सब कुछ एक्टिविटी बंद हो जा रही थी, थिएटर्स क्लोज हो जा रहे थे, सिनेमा हॉल बंद हो जा रहा था। उसी प्रकार वहाँ भी सब थिएटर्स क्लोज हो जा रहे थे। और ये इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा दहशत था। और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला, तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो भी दहशत में आ गई, और वो लंदन छोड़ के विंडसर कैसल, जो उनका फार्म एरिया था, वहाँ चले गई थी। और लंदन के लोगों से उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था, और ताकि इन्फेक्शन ना फैले, इस तरह से उन्होंने भी काफ़ी प्रिकॉशन लिया हुआ था। तो इस एज में कुछ समय के लिए जब थिएटर्स बंद हुआ, तो विलियम शेक्सपियर भी अपने जो उनका गांव था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, वहाँ चले गए थे विलियम शेक्सपियर। अब हम आगे बात करते हैं, इस एज के बारे में आगे बात करते हैं। ये जो एज था, एज ऑफ हाई एडवेंचर एंड एनर्जी का एज था ये। इस एज में ओवरफ्लोइंग एनर्जी थी, लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। और एनर्जी का काल था ये। और जो लोग थे वो काफ़ी डेवलप कर रहे थे। और ये जो इस एज का की नोट हम कह सकते हैं वो है एडवेंचर। और जो लोग थे यात्रा में जा रहे थे, नेविगेशंस कर रहे थे, दूसरी दूसरी देशों की यात्रा कर रहे थे, न्यू कंट्रीज़ में जा रहे थे, न्यू आइलैंड को डिस्कवर कर रहे थे, कॉलोनीज़ बसा रहे थे, उपनिवेश बसा रहे थे इसी एज में। और इंग्लैंड इस एज में भी सिरमौर हो रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी इस एज में। तो इस तरह से इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था इस एज में, इकोनॉमिकली और ट्रेड में, सभी सभी क्षेत्र में। ब्रिटिश एम्पायर जो था एक्सपैंड हो रहा था। और ये जो वॉयजर्स थे, ये जो शेक्सपियर ने भी इन वॉयजर्स के बारे में, इन डिस्कवरीज के बारे में और इस स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने हैमलेट जो उनका प्ले है उसमें लिखा है, हैमलेट कहता है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन। तो इंसान कितनी मतलब बड़ी रचना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस एज में जो एक वंडर था, एक ह्यूमन वैल्यू था, इसके बारे में इससे पता चलता है। अब एज ऑफ नेशनल विक्ट्रीज, इस एज में एक से बढ़कर एक विजय प्राप्त हो रही थी, नेशनल विक्ट्रीज मिल रही थी इंग्लैंड को। और इंग्लैंड
बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा था इस एज में। और इंग्लैंड ने फ्रांस को भी हराया था और स्पेन को भी हराया था स्पेनिश आर्मडा के युद्ध में। तो इस एज में क्या था कि जो स्पेन के एक राजा थे, स्पेन के इस समय राजा थे फिलिप सेकंड, स्पेन के राजा थे। और फिलिप सेकंड की शादी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ की जो स्टेप सिस्टर थी, सौतेली बहन थी जी, मैरी फर्स्ट, जिसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। तो उससे शादी हुई थी। और सॉरी, नॉट ब्लडी मैरी, तो मैरी फर्स्ट से शादी हुई थी उससे। तो क्या हुआ कि जो स्पेन के जो राजा थे, जब वो मैरी की डेथ हो गई तो उन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट को मैरिज का प्रपोज़ल भेजा। और प्रपोज़ल भेजा तो जिसको जो एलिजाबेथ उस समय शादी नहीं करना चाहती थी, पूरे अपनी ज़िंदगी में वो वर्जिन रहना चाहती थी, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट क्वीन ही बने रहना चाहती थी। तो उसने शादी से इनकार कर दिया। और तो स्पेन के जो किंग थे बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए, बहुत ज़्यादा उनको ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उनको काफ़ी इंसल्ट फील हुआ। और इसके अलावा भी जो क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए हेवन बना दिया था इंग्लैंड को। इस बात से वो नाखुश थे, क्योंकि स्पेन के जो राजा थे फिलिप सेकंड जो थे, फिलिप टू, वो एक कैथोलिक थे, तो कैथोलिक लोगों को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और 29 जुलाई 1558 को उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप से अनुमति लेकर। और इस बहुत बड़ा हमला था। इस हमले में 130 जहाज़ थे, 2500 गन्स थे और इस तरह से बहुत ही मात्रा में सोल्जर्स थे, नाविक थे, सेलर्स थे। और इतनी ज़्यादा संख्या में जो इंग्लैंड के ऊपर अटैक हुआ था, नेवी का अटैक हुआ था, जिसको इंग्लैंड को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि स्पेन की तुलना में इंग्लैंड का जो नेवी पावर था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका सोल्जर्स का जो स्थिति थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड इस क्षेत्र में आगे नहीं था। लेकिन इंग्लैंड की जो क्वीन थी, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, इंस्पायरिंग स्पीच दी अपने सोल्जर्स को कि कैसे तुम्हें उस स्पेन की सेना को हराना है। और वो जो उनकी जो सेना है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई। क्वीन एलिजाबेथ उस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी कि जो बात करती थी तो लोग उनकी बातों को मानते थे और उनका विरोध नहीं करते थे। और इंग्लैंड ने नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, फायर शिप का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने शिप में बारूद भर के भेज दिया और उनकी जो शिप थी वो स्पेन की शिप से टकरा गई और इस तरह से जो स्पेनिश आर्मडा जो था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जल गया और इंग्लैंड की जीत हो गई। और इंग्लैंड का पूरे यूरोपियन क्षेत्र में एक प्रभुत्व स्थापित हो गया, पूरा सुपर पावर बन गया। लोग क्वीन की वाहवाही करने लगे, इंग्लैंड की वाहवाही करने लगे और इंग्लैंड का जो एक तरह से कहना चाहिए ऐसा देश बन गया जिसका कभी कहीं भी सूरज नहीं डूबता, कहते हैं ना, इस तरह से वो देश बन गया। और इंग्लैंड ने वर्ल्ड को बता दिया कि वो क्या है, वो कितना पावरफुल है। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, व्यापार कर सकता है। इस एज में पैट्रियोटिज्म और जो देशभक्ति की भावना थी वो भी बहुत ज़्यादा हिलोरे मार रही थी। बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के लोग पैट्रियोटिक हो रहे थे, हर क्षेत्र में वो नंबर 1 होना चाहते थे। और इस पैट्रियोटिज्म का, इस देशभक्ति का जो असर था वो इंग्लैंड के साहित्य में, लिटरेचर में भी दिखाई देता है। और ब्रिटिश एम्पायर और जो ब्रिटिश कॉलोनी का ये पीरियड, इसी एज में इसका शुरुआत हुआ था। ब्रिटिशर्स दूसरे देशों में जाकर उन्होंने अपने कॉलोनीज़ बनानी शुरू की, उपनिवेश स्थापित किए, जिसमें इंडिया भी शामिल है और जितने भी और भी कंट्रीज है जहां उन्होंने अपने उपनिवेश से स्थापित किए और वहां के धन संपत्ति को लूट के अपने देश ले गए, अपने देश को अमीर बनाया, दूसरे के देशों को कंगाल बनाया। जैसे हमारा देश भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे इंग्लैंड ने कंगाल बनाया, है ना। तो ये है, ये जो काल था एलिजाबेथन काल, तो इसी में और सबसे ज़्यादा लूट हुई। अब हम बात करते हैं
तो ये जो इस समय जो एज था, इसमें जो नैरो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, जो छोटी छोटी सीमाएं थी, बाउंड्रीज थी, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी। लोगों का जो मेंटल हॉराइजन, उनका जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भी बढ़ रही थी, उनकी जो मानसिक क्षमता भी बढ़ रही थी, और नई नई डिस्कवरीज हो रही थी। अमेरिका की भी डिस्कवरी इसी एज में हुई थी, और अमेरिका में गोल्ड माइंस खोजे गए थे, सोने की खदान खोजे गए थे, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को भी मिला था। इंग्लैंड के लोगों ने जाकर वहाँ पर एक कॉलोनीज भी बसाई थी और उसे न्यू इंग्लैंड का नाम दिया था। एक जगह था जहाँ पर वर्जीनिया नाम दिया था। वर्जीनिया मतलब वर्जिन, जे क्वीन एलिजाबेथ को वर्जिन कहा जाता था, वर्जिन किन, वहीं से वर्जिन नाम लिया गया था, वर्जीनिया। तो इस तरह से, और वहाँ से भी उन्होंने लूट की और सब तरह से लूट करके अपने देश को साधन संपन्न बनाया, प्रॉस्पेरस बनाया। और इस एज में बहुत सारे वॉयजेस हुए, यात्रा हुए। तो जब वो यात्रा से लौट के आते थे तो अपने देश के लोगों को यात्रा के किस्से सुनाते थे, फेरीज के किस्से सुनाते थे, डेमन्स, राक्षस, ये सारी कहानियाँ सुनाते थे। इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई होती थी, कुछ फिक्शन, कुछ कल्पना भी होता था, और लोग इन सब कहानियों को सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे और रोमांस और थ्रिल से भर जाते थे। खासकर जो विलियम शेक्सपियर की जो कहानियों में ये सारे एडवेंचर का इस्तेमाल हुआ है, उनका जो एक टेम्पेस्ट करके है ड्रामा, मिडसमर नाइट ड्रीम, ये सब में हम ये जो सारे ट्रैवल्स और ये सारे थ्रिल रोमांसेस के बारे में जान सकते हैं, जो कि नई नई डिस्कवरीज के जरिए लोग अपने देश के लोगों को बता रहे थे। उसी तरह सर फिलिप सिडनी ने आर्केडिया लिखा है। आर्केडिया में भी इस तरह के रोमांस कहानियों का बोलबाला है, जिसमें इस तरह के जो ट्रैवलॉग, जो लोग सुदूर यात्रा में गए थे, दूसरे देशों की यात्रा में, और वहाँ का जो रोमांस और वहाँ का जो नई चीज़ों को लोगों को बताए थे, ये सारा चीज़ का जो वर्णन है हमें सारे वर्क्स में मिलता है। तो ये जो एज था उसमें लिटरेचर के लिए बहुत ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर था, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था लिटरेचर के लिए। और इसमें क्या हुआ, लोगों का जो ध्यान है क्लासिकल स्टडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा गया। क्लासिकल स्टडीज़ मतलब रोमन और ग्रीक के जो लिटरेचर थे, रोम के जो लिटरेचर हैं और ग्रीस देश के जो लिटरेचर हैं, ग्रीक लिटरेचर, इन सब के लिए लोगों के मन में एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी का जन्म हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो के ये सब लिटरेचर को पढ़ने लगे, उन लिटरेचर के राइटर्स की नकल करने लगे, और एक तरह से कहना चाहिए कि उसी रंग में रंगने लगे वो, इस ग्रीको रोमन लिटरेचर के इसमें। खासकर होमर जो ग्रीस के थे, वर्जिल जो रोम के थे, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए इंग्लैंड के लोग। और इंग्लैंड पूरी तरह से एक तरह से हंसती गाती चिड़िया का भी एक घोंसला बन गया, कहना चाहिए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड बन गया था। तरह तरह के लिरिक्स लिखे जा रहे थे, इमोशनल पोएम्स लिखे जा रहे थे, सोनेट्स लिखे जा रहे थे। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। अब स्पेशली लिटरेरी एडवांस अचीवमेंट की बात करते हैं इस एज में। तो ये जो एज था, तो ऐसा एज था, उसी में ही लिटरेचर और आर्ट है डेवलप हो सकता था, क्योंकि इस एज में पूरी तरह से शांति थी, पीस था, ऑर्डर था, प्रॉस्पेरिटी थी, और इस तरह के एज में ही लिटरेचर फलता फूलता है। तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन था, बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन था, और लिटरेचर बहुत ज़्यादा फला फूला इस एज में, रिमार्केबल डिग्री तक फला फूला। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि एलिजाबेथन एज में जो था वो लिटरेचर के क्षेत्र में भी हाईएस्ट क्वालिटी लिटरेचर लिखा जाने लगा। हर तरह की लिटरेचर लिखे जाने लगे, चाहे प्रोज हो, चाहे एपिक हो, चाहे लिरिक हो, सोनेट हो, हर तरह के। सिर्फ नावल नहीं लिखे जा रहे थे इस एज में, नावल, बाकी हर क्षेत्र में लिखे जा रहे थे। और इस एज में जो था इंसान बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा था, सोच रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था, बहुत अच्छे से विचार कर रहा था, बहुत अच्छे से लिख रहा था। मैन लिव्ड इंटेंसली, थॉट इंटेंसली एंड रोट इंटेंसली बाय वर्च्यू ऑफ वंडरफुल फर्टिलिटी एंड वेराइटी। तो ऐसे इतना अच्छा वो लिटरेचर आगे बढ़ रहा था, वेराइटी थी, फर्टिलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा
उर्वर था ये जो एज था लिटरेचर के क्षेत्र में, और एक से बढ़कर एक वैरायटी और विविधता मिल रही थी लोगों को, और स्प्लेंडर था, प्रोडक्शन इतना आउटपुट था, इतना ज़्यादा मात्रा में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी इंग्लैंड में कैक्सटन के जरिए, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस के जरिए। तो इस जिस वजह से बुक्स प्रिंट हो रहे थे, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर को एक तरह से कहना चाहिए क्रांति आ गई लिटरेचर के क्षेत्र में। और इस एज में एक से बढ़कर एक पोएट्स हुए, ड्रामाटिस्ट हुए, स्पेशली ड्रामा के फील्ड में ये जो एज है बहुत आगे बढ़ा और स्पेशल स्थान बनाया ड्रामा के फील्ड में। इंटरल्यूड्स लिखे जाने लगे। इंटरल्यूड्स क्या है? इंटरल्यूड्स एक प्रकार का ड्रामा है, एक प्रकार की ड्रामा की टेक्निक है जो कि मध्य 16th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर थी। मिड 16th सेंचुरी में ये जो इंटरल्यूड है, इंटरल्यूड इन थिएटर, अर्ली फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, ये प्राचीन फॉर्म है इंग्लिश एंटरटेनमेंट का, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट का, और समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी द ट्रांजिशन बिटवीन मिडिवल मोरालिटी प्ले एंड ट्यूडर ड्रामास। तो प्राचीन समय में जो मोरालिटीज़ प्ले लिखे जाते थे और जो ट्यूडर पीरियड में, जो एलिजाबेथन पीरियड के पहले जो ट्यूडर पीरियड आया था, उसमें जो ड्रामास लिखे जा रहे थे, उस बीच का ये ट्रांजिशन पीरियड था इंटरल्यूड। और बहुत ही फेमस इंटरल्यूड लिखे जा रहे थे इस एज में, जिसमें एक से बढ़कर एक रियल कैरेक्टर्स थे और इंसानों की प्रॉब्लम को उसमें बताया जा रहा था इंटरल्यूड्स के ज़रिए। और इस एज में जॉन हेवुड का एक वर्क बहुत ही फेमस था। जॉन हेवुड एक प्रोमिनेंट राइटर थे इस एज में, और वो जॉन हेवुड जो थे वो कोर्ट म्यूजिशियन थे हेनरी एट्थ के दरबार में। हेनरी एट्थ कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ के फादर, और इनके कोर्ट में एंटरटेनमेंट करते थे वो। और जॉन हेवुड ने 4 पीस लिखा था जो कि काफ़ी समय तक इंग्लैंड में के थिएटर में मिड 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। 4 पीस का मतलब है द पेडलर, पार्मर, द पार्डनर एंड पॉटिकरी, इस तरह से कोई थे। इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे और ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी स्टेज में वो करते थे। लोग बहुत ज़्यादा इस कॉमेडी को देख के खुश रहते थे। एक प्रकार से बहुत अच्छा ये एंटरटेनमेंट का साधन था उनके लिए। फिर निकोलस उडाल ने लिखा था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। निकोलस उडाल ने लिखा था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और ये 1551 में पब्लिश हुआ। इस प्ले को फर्स्ट रियल इंग्लिश कॉमेडी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस प्ले में पहली बार मतलब कॉमेडी हुई थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर में। इसके अलावा एक प्ले है ग्रामर गर्टन नीडल, जो कि 1575 में पब्लिश हुआ। ग्रामर गर्टन नीडल ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्ले था इस एज का। तो ये भी 16th सेंचुरी की जो सोशल लाइफ को दर्शाता है। इस एज में कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिलाकर लिखा जाने लग गया था, जिसे ट्रेजेडी कॉमेडी कहा जाता है, जिसमें ट्रेजेडी भी होता था, कॉमेडी भी होता था। तो ये जो बहुत पॉपुलर टेक्निक थी जिसका यूज इस एज के जो ड्रामाटिस्ट करते थे, और इस एज में जो ऑडियंस थी वो उनका जो मेन फोकस था वो एंटरटेनमेंट था। एक तरह से कहना चाहिए अपना मनोरंजन करना था। उनको इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता था कि किसी प्ले का फॉर्मेट क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या इन्होंने क्रिटिक्स के रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। तो अरस्तु जो कहा जाता है, एरिस्टोटल एक बहुत बड़े क्रिटिक्स थे जिन्होंने पोएटिक्स लिखा है। तो पोएटिक्स में उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे और लिखा था कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए, ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए, ट्रेजेडी में ऐसा रूल होना चाहिए, और कॉमेडी में ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए और ट्रेजेडी में कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। दोनों अलग अलग फील्ड है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए थे। तो इन रूल्स को कहना चाहिए हवा में उड़ा दिया था एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट ने। और एलिजाबेथन जो ड्रामाटिस्ट थे वो इन रूल्स को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, और उनका पूरी तरह से जो फोकस था लोगों को एंटरटेनमेंट देना था, और उन्होंने भरपूर एंटरटेनमेंट दिया और लोगों को कहना चाहिए बहुत ही अच्छा ड्रामा परोसा। और ड्रामा थिएटर्स बहुत आगे बढ़े इस एज में। द स्वान, द ग्लोब, इस तरह से एक से बढ़कर एक थिएटर्स की स्थापना हुई। और
और इस एज में जो चर्च का जो कंट्रोल था ड्रामा के फील्ड में, जो थिएटर्स में जो चर्च का कंट्रोल था जो पहले से चला आ रहा था, वो जो कंट्रोल था धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलने लगा और ड्रामा जो था वो मोर एंड मोर सेक्युलर होने लगा। और सेक्युलर मीन्स कि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो भी कहानी लिखी जाए वो सिर्फ धर्म की से रिलेटेड हो या चर्च की कहानी हो या धार्मिक कोई घटना हो या बाइबल से हो। वो कहानी कोई भी सेक्युलर कहानी हो सकती है जो धर्म में ज़रूरी नहीं है। इस तरह से ड्रामाटिस्ट के पास फ्रीडम थी और वो ड्रामाटिस्ट ने एक से बढ़कर एक्सपेरिमेंट किए और हमको एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलता है इस एज में, एलिजाबेथन एज में। तो ये जो एज था उसमें ग्रेटेस्ट ग्लोरियस जो ड्रामाटिस्ट थे उस एज के वो थे विलियम शेक्सपियर। उनको ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट माना जाता है। उन्होंने 39 प्लेस लिखे, 2 नरेटिव पोएम लिखे, इसके अलावा 154 सोनेट्स लिखे और इतना बेहतरीन बना दिया ड्रामास लिखे इस एज में कि इस एज को ही एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। इस एज के कई नामों में से एक नाम ये भी है, एज ऑफ शेक्सपियर, उन्हीं की वजह से। और उनकी बहुत सारे जो क्रिटिक्स ने तारीफ़ की है, जैसे एस.टी. कॉलरिज ने उनको कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है दी ग्रेटेस्ट जीनियस एंड परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड अवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर। तो एस.टी. कॉलरिज ने तारीफ़ की है उनकी। इसके अलावा ड्राइडन ने उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो इस तरह से तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं इन राइटर्स ने। और इस एज में एक नॉन ड्रामेटिक राइटर भी थे। नॉन ड्रामेटिक मीन्स वो ड्रामा नहीं लिखते थे, वो पोएट्री लिखते थे। वो थे स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। उन्होंने फेरी क्वीन लिखा है। फेरी क्वीन एक एलिगोरिकल एपिक है, रोमांटिक एपिक है। इंग्लैंड का कहना चाहिए पहला रोमांटिक एपिक है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, फेरी क्वीन। और उन्होंने शेफर्ड कैलेंडर भी लिखा है, जो जहाँ से कहा जाता है शेफर्ड कैलेंडर से इस रेनेसां एज की शुरुआत हुई। ये जो 16th सेंचुरी था, ये जो एलिजाबेथन एज था, यही वो एज था जिसमें रेनेसां फला फूला और अपने पीक पे था, अपनी चरम सीमा पे था। और सर फिलिप सिडनी जो बहुत बड़े राइटर थे इस एज के, उन्होंने आर्केडिया लिखा। आर्केडिया में रोमांस और की अद्भुत कहानियाँ हैं। फिर फ्रांसिस बेकन ने इस एज में एक से बढ़कर एक एसेस लिखे, प्रोज वर्क लिखे, गद्य रचना की और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन ने साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम किया और एडवांसमेंट में काम किया साइंस के। तो ये जो एज था इसमें एक से बढ़कर एक लिरिक्स लिखे गए, सोनेट्स लिखे गए, 14 लाइन की पोएम सोनेट्स, बैलेट्स लिखे गए, पैस्टोरल्स लिखे गए। पैस्टोरल्स मतलब गांव की कहानी। ये जो पैस्टोरल जो आर्केडिया है ना फिलिप सिडनी का, वो आर्केडिया पैस्टोरल कहा जाता है। तो हर फील्ड में, लिटरेचर के हर फील्ड में, हर जॉनर में काम हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये जो एज था वो अनसरपास्ड था पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में। इससे मतलब आगे कोई एज नहीं बढ़ सका और अनबीटन था इस पूरे ड्रामा के फील्ड में, हर फील्ड में ये एज। तो इस तरह से था ये एलिजाबेथन एज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।